आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। ठीक है, बोल रहा हूँ मैं, आवाज आएगी। आवाज आ रही है अब? मुझे एटीएम तक पहुंचे फिर आ सर रही है। हाँ, ठीक है। आज थोड़ा सा टॉपिक ले रहे हैं, जो कर्मचारियों का वर्गीकरण। आप अपने स्टेशन पे देखते होंगे ना, जो रजिस्टर होता है कर्मचारियों का वर्गीकरण, जिसमें बताया था कि कितने परसेंट आएंगे तो कौन सा माना जाएगा। ठीक है, वही आपका क्लासिफिकेशन पूरा बताते हैं फिर आपको। ऑपरेटिंग कर्मचारियों का क्लासिफिकेशन है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे, वो होता है। तो पहले जो था, केवल वर्गीकरण था, और उसमें जो है क्या था कि उसमें पहले जो कैटेगरी नहीं बांटी थी। कैटेगरी का मतलब सी और डी के अलग अलग पहले नहीं थी, पहले केवल वर्गीकरण था। तो अब जो एक अमेंडमेंट आई थी 2023 में, 2023 में एक ऑपरेटिंग मैनुअल में संशोधन आया था, अमेंडमेंट। उसमें बताया गया था, ये आपका ऑपरेटिंग मैनुअल में है, चैप्टर 29 का पैरा 2 में बताया गया है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज। ठीक है। तो इसमें जो वर्गीकरण होता है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो पूरे उसमें एक 100 नंबर दे दिए, और 100 नंबर में से वो कितने कितने मिलेगा, तो उसी के आधार पर कैटेगराइजेशन हो गया। एक क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। तो पिछले 6 महीने के आधार पर, यानी पिछले 6 महीने का, यानी साल में 2 बार, 6 महीने में एक बार किया जाएगा कर्मचारी का क्लासिफिकेशन। तो उसमें कई वो दिए हैं मद उसके अंतर्गत। तो क्लास सी कर्मचारियों के लिए तो पहला होता है उसमें नियमों का ज्ञान। पहले नियमों का ज्ञान, उसके लिए निर्धारित की गए 25 नंबर, 25 अंक। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि जो डेली कार्य कर रहे हैं उसका सतर्कता से और नियमों का प्रयोग, यानी नियमानुसार आप काम कर रहे हैं डेली, उसके लिए आपको अधिकतम 25 अंक। उसके बाद स्टेशन पर जो सेफ्टी रिकॉर्ड है उसका मेंटेनेंस रख रखाव, वो किस तरह रखते हैं, उसके नंबर दिए गए अधिकतम 10। फिर अगला आता है कि आप जो है कार्य का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, आप अपने स्टाफ का नेतृत्व कैसे कर रहे हैं, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कैसा नेतृत्व कर रहे हैं, कैसा आपने मैनेजमेंट बना रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपकी ड्यूटी होती है कि स्टाफ का मैनेजमेंट को ठीक ढंग से करें। किसी को ऐसा नहीं कोई एकदम खाली रहता है, किसी को एकदम काम पे जुटाए रहते हैं, वो चीज नहीं, सबके साथ। तो इस बात के लिए नंबर रहे 10, 10 अंक मिलेंगे। फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसा रखते हैं, तो डिसिप्लिन के भी 10 नंबर। और फिर आप जैसे यूनिफॉर्म पहनते हो, उसके आधार पर आपका पर्सनालिटी कैस, पर्सनालिटी से मतलब आप बात, आचार विचार आपके कैसे, पर्सनालिटी, और आपकी स्वच्छता कैसी है, स्वच्छता कैसे रखते हो अपने की, उसके लिए 10 नंबर। दूसरा, कार्यस्थल पर जहां आप तैनात हैं वहां अपने वरिष्ठ साथियों के साथ और अन्य कर्मचारियों के साथ आपके
परस्पर संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं, उसके 10 नंबर। तो इसको टोटल मिला के हो जाते हैं ये 100। कितने हो जाते हैं? 100। अब 100 में से आप कोई, जैसे टीआई है, टीआई आते हैं स्टेशन पर, तो टीआई स्टेशन मास्टर का करेगा। स्टेशन मास्टर का वर्गीकरण ये उसमें रजिस्टर बना लेते हैं, उसमें कॉलम के 25 में से कितने दिए। तो पहला नियमों का ज्ञान, दिन प्रतिदिन के लिए 25-25, और बाकी 5 और बने मद हैं, संरक्षा रिकॉर्ड, नेतृत्व, अनुशासन और क्लीननेस या पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से मतलब ऐसा नहीं कि सारी सौष्ठव की बात है, ये केवल बातचीत करने का लहजा। और कार्यस्थल पर जो आप ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ स्टेशन पे कर रहे हैं, उनमें आपके संबंध वरिष्ठों से कैसे है, तो इसके 10 नंबर। तो ये टोटल मिला के हो गए 50। टीआई स्टेशन मास्टर का करेंगे, और बाकी अपने जो स्टाफ है, आपके पोर्टर हैं, पॉइंट्समैन हैं, वो आप करोगे, इट मीन्स स्टेशन मास्टर। फिर आता है समूह गा यानी ग्रुप डी। ग्रुप डी में क्या है? ग्रुप डी में भी इसी तरह है, वो भी 100 ही नंबर से कैलकुलेट होगा। तो समूह गाहक कर्मचारियों के लिए पहला क्या है? नियमों का ज्ञान। जो आप ड्यूटी करते हो उसके नियम अच्छी तरह आप जानते हो, उसका ज्ञान। फिर इसके भी 25 नंबर। दूसरा पॉइंट, समूह घा कर्मचारी यानी ग्रुप डी कर्मचारी के लिए जो डेली रूटीन काम करते हैं, उनकी अलर्टनेस कैसी है, और नियमों का ठीक प्रकार प्रयोग कर रहे हैं नहीं, नियमों का पालन करते हैं कि नहीं, उसके भी 25 नंबर। 25-25-50। फिर कोई फेलियर होता है या कोई असामान्य परिस्थिति होती है, उस समय आपकी कार्य की दक्षता यानी कितनी अच्छी तरह काम कर सकते हो, तो उसका 20। फिर अगली चौथी बात आती है अनुशासन, डिसिप्लिन। आप अपने बॉस के साथ कैसा अनुशासन रखते हो, अपने साथियों के साथ कैसा अनुशासन रखते हो, इस बात के मिलते हैं 10 मार्क्स। फिर अगली 5वीं बात वही आपका, आपके ड्रेस साफ है, खूब अच्छी तरह है, आपका थोड़ा-सा तो देखभाल आपका ठीक है, देखने में आप साफ-सफाई से रहते हैं, उसके 10 नंबर। उसमें अगला बात आती है अपने सीनियर्स का, अपने साथियों के साथ आपका संबंध कैसे है, उसके 10 नंबर। तो इनके भी 100 नंबर हो गए। तो आप किसी कर्मचारी का अगर एनालिसिस या क्लासिफिकेशन करोगे किसी पर्टिकुलर कर्मचारी के, तो आप इसी में बातें पूछोगे कि कुछ ही बात का, जैसे जो कर्मचारी सेफ्टी परिचालन कर्मचारी है, उसी से संबंधित क्वेश्चन करोगे। तो नियमों का ज्ञान ले लिया, 2-4 बातें पूछी। फिर और दूसरे नंबर वाली बात पूछी कि आप कैसा सेफ्टी नियमों का पालन कैसे करोगे? 1-2 क्वेश्चन बताए, इसका उसका आंसर सही देता है कि नहीं देता है। फिर अगर कोई फेलियर हो जाए तो आप कैसे करोगे? तो फेलियर के बारे में 2-3 क्वेश्चन करे। ऐसे अनुशासन, अनुशासन दिखाई दे रहा होगा। अगर अब 6 महीने में इसका 6 महीने के अंदर कैसा कार्य समय रहा, 6 महीने के अंतर्गत कैसी परफॉर्मेंस रही, तो उसी के आधार पर इसको नंबरिंग कर देंगे, और नंबरिंग का जो दिए हैं उनका टोटल करेंगे, और 100 में से कितने आ रहे हैं, वो उनका फिर ग्रेडिंग हो जाएगा। तो जो 100 नंबर में से
अगर 80 नंबर से अधिक लाए, 80 और 80 से ऊपर है, तो ये ए कैटेगरी के कर्मचारी के अंतर्गत आएगा। कोई कर्मचारी जो आपने क्वेश्चन किए और आपकी नज़र में उसने मार्क्स पाए 50 से 79 के बीच, तो बी कैटेगरी के माने जाएंगे। अब अगला आता है सी। सी में आएंगे 26 से 49, पहले 50 से था, 50 से 79 तक, और फिर आगे आप 26 से 49 तक, ये सी श्रेणी के माने जाएंगे। ग्रुप डी के जो 25 अंकों से कम लाते हैं, तो इसका मतलब जो डी क्लास के डी वर्ग के यानी डी वर्ग में आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, उनकी पोजीशन खराब। अब इसमें होता क्या है, उसमें भी आपकी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। इसमें ध्यान रखें, कोई पक्षपात नहीं करनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं। जो जैसा है उसी की तरह आप मार्किंग करें उसकी, कोई पक्षपात नहीं करना है। तो आपको ये चीज कैटेगरी जब आप अपने स्टेशन पर किसी कर्मचारी का कर रहे होगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो एक्चुअल बात है, एक्चुअल उसका ज्ञान है, उसी के परफॉर्मेंस के अनुसार आप मार्किंग करें उनकी, न के और अदर वे। दूसरा इसके साथ एक और होता है, जैसे कोई स्टाफ अगर शराब पीता है, कोई कर्मचारी शराब पीता है, तो उसकी क्लासिफिकेशन जो होगी कर्मचारी की, वो डी के अंतर्गत ही आएगी, उसका डी के अंतर्गत आएगी, चाहे कैसा भी वो आपको बताए, आएगा डी से। आपके दिमाग में ये है कि रोजाना ये शराब पीता है, तो उसको डी कैटेगरी हो। जब डी कैटेगरी होती है, तो फिर अगले 6 महीने में आपको उसको सुधारना है, उसको काउंसलिंग करनी है, तब वो इस वर्ग से ऊपर जाए। आपको डांट के, फटकार के, समझा के, बुझा के कहें कि भाई ये शराब कोई साथी बताएगा कि ट्रेन मैनेजर ग्रेडिंग कौन करता है? ट्रेन मैनेजर काउंसलर। ट्रेन मैनेजर काउंसलर, अगर वो नहीं है तो जो बड़े स्टेशन का हेडक्वार्टर है उसका एसएससी कर देगा। हाँ सही है सर। आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है। तो ये आपका अभी जो
बात बंद थी तो वहीं से फ़ोन आ रहा था, तो उनको बताया। तो आपने कहा होगा कि मैसेज वो नहीं आ रही है आवाज़। तो आवाज़ आप देख भी तो लेते हो, म्यूट तो कर लिया, किसी कारण से म्यूट हो गया, कर लिया, अनम्यूट कर लिया। तो वो सही किया, तो फ़ोन कर रहे थे, वो आपकी बात नहीं मैंने बात तो मेरी बार-बार हो गई। तो आपको किसी को इश्यू तो नहीं है? मेरी तरफ से नेट सही है? ये सर नहीं सही है। सर, सही आ रही है, ठीक है, ओके, राइट। हुँ। थोड़ा थोड़ा-सा धैर्य भी रखा करो, ठीक है? तो आपको मैंने ये बताया है कि कर्मचारियों को जो वर्गीकरण 6 महीने में एक बार होगा और उसके मार्क्स जो होंगे वो 100 में से कितना कर्मचारी पाता है, उसी के अनुसार ग्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है? तो वही 3 ग्रेड 4 ग्रेड और डी। अब ग्रेड देंगे, कौन देंगे? तो स्टेशन मास्टर देंगे ग्रुप डी स्टाफ को, ग्रुप डी स्टाफ को। जैसे आपके स्टेशन पर कर्मचारी हैं, तो ग्रुप डी के स्टाफ को जो ग्रेडिंग देंगे, वो स्टेशन मास्टर देंगे। उसमें अब अगला होता है जो सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर हैं, स्टेशन अधीक्षक हैं, उसमें वो देंगे ग्रुप सी को, जिसमें सहायक स्टेशन मास्टर, अब स्टेशन मास्टर ही कहेंगे, सहायक तक मतलब नहीं है। स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर और शंटिंग मास्टर और स्विचमैन और कोई लीवरमैन हो तो, ठीक है। उनके लिए स्टेशन प्रभारी यानी जो स्टेशन अधीक्षक हैं, और ये उनको देंगे। अब स्टेशन प्रभारी को कौन देंगे? तो नियमानुसार एवं उनका वर्गीकरण देंगे। इसका जो प्रभारी स्टेशन अधीक्षक है, स्टेशन मास्टर है और टीआई है, उसके लिए देंगे। बाकी स्टेशन मास्टर हैं, उनके लिए प्रभारी स्टेशन मास्टर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपका इतना ही दायित्व नहीं होता है कि बस आपने नंबर दे दिए और फिर उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं, जब अपनी परफॉर्मेंस देख के, उनका क्लासिफिकेशन देख के, हो सकता है 6 महीने के अंदर इम्प्रूव करें, तो आप 6 महीने के बाद आप उनकी ग्रेडिंग करोगे तो उनका नंबर बढ़ना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप कर रहे हैं, ठीक है? अब ये चीज़ जो बताई गई, इसमें क्या होता है, इसमें अब स्टेशन पर एक रजिस्टर खोला रखा होगा, कर्मचारियों का वर्गीकरण, उसमें आपको 6 महीने में एक बार लेनी है। और 6 महीने के अंतर्गत आपको बार-बार मॉनिटरिंग भी करनी है, पर जो रिटेन में है, वो आपको 6 महीने में एक बार करनी होगी। और मार्किंग मैंने बता दी 100 में से कैसे-कैसे क्लासिफिकेशन होता है। ग्रुप सी का होता है, उसके 7 पॉइंट हैं, उनको देखा जाएगा। और जो चतुर्थ वर्ग या डी क्लास के हैं, उनके 6। तो उसमें से जो कम हुआ है, ऊपर वाले में से जो समूह घ के लिए केवल एक कम हो जाता है, वो होता है लीडरशिप और मैनेजमेंट। समूह घ के लिए कोई लीडरशिप नहीं करनी होती है, और लीडरशिप का मीन नेतागिरी नहीं, अपने स्टेशन का नेतृत्व और मैनेजमेंट, अपने स्टाफ का मैनेजमेंट, उनकी ड्यूटियां लगाना हो, तो ये एक कम हो जाती है ग्रुप डी के लिए। बाकी एटेज होता है। तो मार्किंग का 25-25 और जो ग्रुप डी का है, तो तीसरे में वो जो सी क्लास के कर्मचारी हैं, जिसका तीसरे का सुरक्षा रिकॉर्ड है, वहाँ उसके लिए 10 हैं। और इसके साथ इसी में जो तीसरे में सी के लिए कोई असमान परिस्थितियों में जो कार्य दक्षता है, उसके 20 नंबर हैं।
तो दोनों का टोटल करते हैं तो दोनों के 100 होते हैं और 100 में ही आपको करना है। ठीक है, ये चीज आपका मैंने आपको बता दी। आपके स्टेशन पर इन्वेस्टर होगा, उसको आपने प्रविष्टियां करनी है 6 महीने में एक बार, सब जो कैटेगरी जो बताया है क्लासिफिकेशन, उसके अंदर क्या क्या पूछना है, उसके आधार पर आपको नंबर देने हैं, और नंबर के देने के बाद टोटल करना है। टोटल करने के बाद अपने साइन करने हैं और कैटेगरी बतानी है कौन सी कैटेगरी में। अब कैटेगरी में आपको खुद ही इसमें देख ले मार्किंग कितनी आई है, उसी के अनुसार कैटेगरी, और फिर अपने जिस कर्मचारी का आप कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, उसके हस्ताक्षर भी आपको लेने होंगे। तो जैसे आपको बताया कि जो शराब पीने वाला स्टाफ है उसको डी श्रेणी में ही रखा जाए। डी श्रेणी में रखा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको डी श्रेणी में ही रहना है, आपको उसको काउंसलिंग करें और उसको इस बातों से उभारें, तो फिर उसका क्लासिफिकेशन बदल भी जा सकता है। तो आपको इसके लिए ये टिप्पणी भी देनी होगी कि ये इसमें इतना सुधार हुआ है, इसलिए इसका अपग्रेडेशन हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत और कोई आप पूछो, फिर आगे बताएंगे। यहाँ पे आपको कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो लिखित में पूछना है, फिर वर्बली वर्बली पूछ के भी वर्बली 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 करना है आपको, लिखित में नहीं करना है, वर्बली करना है। जैसे इंटरव्यू लेते हैं ऐसे करना होगा। अब आप अपने विवेक के अनुसार उसको, जैसे आप पूछ रहे हैं उसका आंसर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। अरे इसकी कोई डेट वन इससे बाई वन करो। संबंधित पर्सन कैसे आएंगे सर? है, इससे संबंधित पर्सन कैसे आएंगे सर? हाँ ठीक है, ये सही किया आपने। देखो, एक का लेता हूं मैं, क्लास सी, सी क्लास कर्मचारी हैं उनका लेना है, और उसमें पहला है नियमों का ज्ञान। ठीक है, अब नियमों का ज्ञान से संबंधित ही आपको क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप पोर्टर से पूछ रहे हैं, पोर्टर से पूछ रहे हैं तो आप स्टेशन पे ही पूछ लो कोई पॉइंट के बारे में, या पॉइंट आपका पॉइंट्स मैन है उसके बारे में, पॉइंट्स मैन से पूछो कि भाई ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, और ये अगर ये जैसे आज तक तो पैनल ही है, पैनल पे पॉइंट चला के दिखवा के भाई पॉइंट मैंने चलाया, आप बताओ कौन सा बना हुआ है। ये दूसरा, आपको जैसे कोई फेलियर हुआ है तो फेलियर की कोई अथॉरिटी पूछ ली कि भाई पीएलसी का नंबर क्या है। अप साइड में सिंगल लाइन सेक्शन है और फेलियर हो गया है और पीएलसी जानी है तो कौन सा फॉर्म जाता है। ये दूसरा है, कोई अवरुद्ध सेक्शन में रिलीफ इंजन भेजना है तो अथॉरिटी कौन सी जाती है, तो अथॉरिटी आपको बतानी है, उसको बतानी है। अगर नहीं बता पा रहा है तो और उसी से संबंधित और क्वेश्चन करो। भाई 8-10 क्वेश्चन करोगे, तब अगर दो चार क्वेश्चन सही बताएगा, दो चार गलत बताएगा, उसी के नंबर से, उसी के हिसाब से आप 25 नंबर से उसका डिडक्ट कर दोगे। सपोज करो उसने कुछ बताया तो आपने 15 नंबर दे दिए, तो 15। फिर दूसरी बात होती है कि जो रोजाना काम कर रहे हैं, जैसे नियमों का ज्ञान के 8-10 क्वेश्चन जैसे ही आप उसकी ड्यूटी है उसकी पूछ लो। ठीक है, अब पूछ लिया कि बताओ नियमों का ज्ञान है, तो जैसे पूछ लिया कि संचालन पद्धति जानते हो, संचालन पद्धतियाँ कितनी होती है, ये पूछ लिया। ये तो स्टेशन मास्टर के, जो स्टेशन मास्टर है उससे भी आप पूछ सकते हो। स्टेशन मास्टर का जो आप कर रहे हो, इंचार्ज हो तो आप उसका कर रहे हो, तो आप उससे पूछ सकते हो कि कितनी सिस्टम वर्किंग है, आवश्यक बात बताओ। ठीक है, अथॉरिटी टू प्रोसीड होती है डबल लाइन में, अथॉरिटी टू प्रोसीड क्या होता है, वो इस तरह से आप नियमों का ज्ञान पूछोगे। ठीक है, अब रोजाना जो काम ड्यूटी पे कर रहे हैं तो अब उनका देखो कि वो कितना सतर्क रहते हैं। सतर्क रहते हैं सब, आप मूड बना के बैठे कि आज जो है हम उस कर्मचारी का क्लासिफिकेशन नोट करेंगे। आप पहुंच गए 8 बजे, पोर्टर की भी 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है,
स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी जो भी है उसकी 7 बजे शुरू होती है। अब आप किसी पोर्टर का ले रहे हैं या स्टेशन मास्टर का ले रहे हैं, तो ये जरूर, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप पूरे एक दिन में ही सबके ले लो, ऐसा भी नहीं होता। तो आपको भी ड्यूटी करनी है और भी अन्य काम करने होते हैं। आज 2 के ले लिए, सपोज करो 8-10 का स्टाफ है, 2 के आज ले लिए, 2 कल ले लिए, 2-3 दिन में खत्म, सबका हो जाए। तो आप उसके तो बता रहे थे जो आप ड्यूटी डेली कर रहा है, अब उसमें जैसे डेली जो कार्य में जो काम कर रहा है, ड्यूटी को सही तरह से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई आप बैठ गए जाके 8 बजे देखा, आपने कहा सपोज करो कोई पोर्टर है, उसका राम सिंह नाम है, उसका आपको वर्गीकरण निकालना है। आए 8 बजे ड्यूटी होती है, तो 8 बजे की ड्यूटी होती है, वो आए ही नहीं, तो आप उसके मार्क्स कम कर सकते हो कि भाई ये तो समय से ही नहीं आया। दूसरा, कोई फेलियर हो गया है या फेलियर नहीं हुआ है, तो उसी से पूछ लो, बताओ अभी क्या होगा जी, गाड़ी आ रही है, अगर इसके यहाँ पर कोई अगर कर्मचारी कोई दूसरा अ, यात्री कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, कोई उसने इंक्वायरी पूछी तो क्या बताओ, कैसे बताओगे? तो वो उसका आ जाएगा अनुशासन में या जो आपका शिविर के अनुशासन में। दूसरा, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो किसी आम जनता आपके साथ, आपका क्या है, आपका तो आपके काम मेन तो यही है कि कर्मचारी ये अपने यात्री जाते हैं आते हैं गाड़ियों से, तो उसमें कोई अगर कर्म यात्री ने पूछ लिया कोई गाड़ी वाड़ी को, तो आप कैसे बता पाओगे उसको? तो आप उससे पूछो कि भाई आप अगर आप कोई पैसेंजर आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो ये चीज है आपका नेतृत्व और प्रबंधन। प्रबंधन का आप जो आपकी टीम है, स्टेशन के जो आप जिसके आपके अधीन जितना बड़ा कर्मचारी हैं, उनको मैनेजमेंट उनकी ड्यूटी लगा, ड्यूटी ठीक प्रकार से लगे। किसी के साथ ऐसा भी नहीं कोई एक ड्यूटी लगा दी, उसका रिलीफ ही नहीं है पहुंच पा रहा। तो ये आपको सारी प्लानिंग करके रखनी है, तो जिससे ट्रेन संचालन में कोई बाधा ना आए। इसके देख रहे हैं तो इस तरह इसके नंबर दे दिए। तो इस तरह आप अपने विवेक से आप ये काम करो। ऐसा तो नहीं कोई 25 में 25 मार्क्स प्राप्त कर ले या 10 में से 10 प्राप्त कर ले, ऐसा कोई कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं है तो पूरे के पूरे नंबर आ जाए। तो कहना हमारा यही है कि आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। जो होशियार तुम्हारा साथी है, साथी होशियार है, तुम्हारा स्टेशन मास्टर होशियार है, तो होशियार के हिसाब से नंबर। अगर वो नहीं जानता है तो उसको और कम कर दोगे। अब आपने क्या है, कोई जानता है, सपोज करो आपको पोर्टर है, पॉइंट्समैन है, 4 पॉइंट्समैन है, उसमें एक अच्छा जानता है और एक अच्छी तरह ज्ञान की जानकारी नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, आपने कभी नंबरिंग करी तो उसको जो जानता नहीं है उसको नंबर ज्यादा दे दी, और जो जानता है उसको अच्छे नंबर दे दिए, तो उसका ग्रेड बदल जाएगा। तो ग्रेड बदल जाएगा तो फिर गलत होगा। तो ये आप अपने विवेक से काम करते हैं, ठीक है? और पूछें, और किसी का क्वेश्चन, आगे बढ़ें। तो इन नंबरों का प्रमोशन में किसी चीज से इफेक्ट पड़ता है? ये प्रमोशन में जब मांगी जाती है कि अगर मांगी जाए, है ना? अब मांगी जाए तो कैसे मांगी जाएगी, ये सोचने की बात है। अगर उसने किसी अथॉरिटी ने मांग लिया, मांगी तो इनका वर्गीकरण कैसे रहा है, तो वर्गीकरण आप आपके द्वारा बनाया हुआ बता दें कि आप 6 महीने ये ऐसे 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 आए, तो उनकी नज़र में होगा, पर इसका क्लासिफिकेशन वहाँ प्रमोशन के लिए ऐसा नहीं है। आप अगर ये पूछे तो लेकिन आप बता सकते हैं, नंबर नहीं सर, जुड़ते हैं इसके। जी जी हाँ, लेकिन साल में अंत में सर एपीआर भरते हैं तो तब काम तब जरूर इनके इनके हिसाब से सर उनका एपीआर भरा जाता है। एपीआर ऐसा है ना कि आपने जो बताया है तो उसमें ये तमाम कॉलम होते हैं, भरना होता है, तो आप उसी के आधार पे तो भरोगे जो आपने कर चुके हो उसी के आधार पे क्लास फोर्थ का तो एपीआर भी भरोगे। हाँ जी सर। तो फिर आपको वो वर्गीकरण करना है, उसका भी ध्यान रखना होगा। सर एक छोटा सा प्रश्न था। जी। जब कोई इंचार्ज अपने साथियों का ग्रेडिंग करता है तो उसमें हम्म। स्वयं का नाम भी लिखा होता है, उसका वो ग्रेडिंग कैसे करे अपनी? उसकी नहीं, टीआई अपनी करेगा। आपकी ग्रेडिंग तो दूसरा करेगा ना।
यही तो बात है सर, आपका इंचार्ज की ये ग्रेडिंग अदर इंचार्ज करेगा ना सर, वो तो उससे ऊपर। नहीं नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ। आपको जो मैंने आपको ये तो बताया कि ग्रेड देने वाला कौन अथॉरिटी हो। मैंने आपको बताया कि स्टेशन मास्टर ग्रेड जिसको देगा उसके अधीनस्थ जो ग्रुप डी है उसका करेगा। ठीक है, ये तो हो गया, जी स्टेशन मास्टर करेगा। जी अब दूसरा होता है कि जो प्रभारी स्टेशन अधीक्षक है जी वो और टीआई, वो दोनों में से कोई हो सकता है। टीआई तो वो कर गए, इंस्पेक्शन कर गए, तो उन्होंने कर दिया। जैसे उन्होंने दोनों के लिए है 6 महीने में करना है, अब वो कर गए। अब अपने इंचार्ज हो आप स्टेशन के, तो आप भी कर सकते हो। तो ठीक है अब सर। उसमें ये ध्यान रखना है कि 6 महीने में एक बार हो जाना चाहिए उसका। और तो आपका इंचार्ज का टीआई और स्टेशन अधीक्षक इंचार्ज वो सभी ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उनका ग्रेडिंग करेगा। ठीक है, और ठीक। जो स्टेशन अधीक्षक हैं, जो प्रभारी हैं और जी टीआई है, उनका जो ग्रेडिंग करेंगे वो एवं करेंगे। ओके सर। ये होता है। तो अब जैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछे कि प्रभारी स्टेशन अधीक्षक का क्लासिफिकेशन कौन करते हैं, तो एओ। टीआई का कौन करेंगे, वो एवं करेंगे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि एवं 6 महीने तक नहीं आए तो नहीं आए, 6 महीने तक नहीं आए तो जब आएंगे जब करेंगे। तो नियमानुसार ये। ठीक है, आप अगर ये नोट करना चाहें, जैसे वर्गी के 100 नंबर का तो मैंने बता दिया आपको, 100 नंबर का जो बताया क्लासिफिकेशन, ऐसे ऐसे नंबर उनके अधिकतम नंबर दिए जाते हैं। ग्रुप सी कर्मचारियों का ये सर पहला, ग्रुप सी में जो ए में रहते हैं, जो 80 से ऊपर होते हैं वो ए कैटेगरी में आते हैं। और बी वाले क्या रहती है अंकों की सीमा? हाँ 80 तो से बी वाले लेके में तो, हाँ 50 बता से तो रहा हूँ, 79, 50 से 79। 50 से 79 के बीच रहेंगे। आप इसको याद करने का तरीका, आप अगर ऊपर से करेंगे तो ऊपर से याद, एक तरफ से याद करो तो सही याद हो जाएंगे। जैसे आपने ए वर्ग का, ए कैटेगरी का सिलेक्शन करना है, तो आप 80 और 80 से ऊपर। ठीक है, अब 80 और 80 से ऊपर, अब बी में आ जाओ, तो 80 से अब फिर नीचे आना पड़ेगा। अब 80 से नीचे आना पड़ेगा तो कहाँ तक नीचे, तो एक डिजिट कम, 79। अब 50 से 79 तक ये बी, और अगला सी आएगा, 50 से शुरू हो गया तो 49 हो जाएगा। 49 से 26 से 49 तक, या बाद वाली डिजिट पकड़ लो या पहली वाली भी डिजिट पकड़ लो, याद करने का तरीका यही है। अब आप लास्ट वाली पकड़ोगे और लास्ट वाली से शुरुआत करो, यानी डी कर्मचारी से, डी कैटेगरी से। तो इसको करो 25, 25 और 25 से कम जो नंबर प्राप्त करेंगे उस, वो जो है ग्रुप डी, ग्रुप नहीं, कैटेगरी डी में आएंगे। ठीक है, ये यहाँ से शुरुआत करो, तब याद होगा। फिर आप सी, वहां आपने 25 किया था, 25 और इससे कम, ये हो गया डी। अब 25 से आ गया होता है 26, तो 26 से 49 तक ये आएंगे सी कैटेगरी में। और फिर 50 से 79 तक ये आएंगे बी कैटेगरी। और 79 के बाद कौन सा है, 80, 80 और 80 से ऊपर वो हो जाएंगे ए कैटेगरी। आप कोई भी जब इसे फिगर को याद रखनी है तो आप, अगर मेरे ख्याल से अगर ग्रुप डी से करोगे तो जल्दी आसान हो जाएगा याद करना। 25, 25 से कम, फिर 26, 26 से फिर आप 49, और 49 के बाद फिर बी आ जाता है 50, 50 से 79, और अगला ए 80 और 80 से, मार्क इतने आएंगे। अब इसमें जैसे 80 और 80 से ऊपर आपने किसी अपने स्टेशन मास्टर का किया क्लासिफिकेशन, उसको 79 नंबर दे दिए, तो एक नंबर से उसकी बी कैटेगरी में आ गया।
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा कि एक एक नंबर से ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान रखो, आपका अगर बंदा अच्छा है तो ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उसको एक नंबर कम कर दो, बी बी कैटेगरी मिला, वो काम मत करो। ठीक है, अगर वेरिएशन ज्यादा है 5-6 नंबर का है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो चलेगा। तो कुल मिला के ये ठीक है, आप समझ गए ना? और पूछें कोई इससे संबंधित, फिर आगे चलेंगे। सर ये दारू वालों को हमेशा डी कैटेगरी में रखेंगे क्या? हाँ, डी, अब उसी के बाद मैंने आपको बताया भी था, डी में रखेंगे तो सही, पर आपको फिर उसकी काउंसलिंग ही करनी है। काउंसलिंग कैसे? कि वो आदी है शराब का। अब आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इसको कैसी काउंसलिंग करके इसकी दारू छुड़वाएं। 6 महीने का अंतर होता है, 6 महीने के बाद उसका नंबर आएगा। तो आप उसको प्रयास करें सी कैटेगरी में लाने का, और सी कैटेगरी में आप धत्तोगे, डांटोगे, फटकार लगाओगे, तो मेरी तनख्वाह काट देंगे, ये कर देंगे, तो हो सकता है उसमें अंतर आए। जी सर, तो आप जो कभी कभी उस पीता है उसको डी में रखेंगे कि जो डेली पीता है उसको रखेंगे? हैबिचुअल जो है रोजाना शराब पीने वाला सर वही माना जाता है जो हैबिचुअल है, सर ऑन ड्यूटी जिसने पी रहा है। जिसने सीएमएस को लाल कर दिया वो तो डी कैटेगरी में ही रहेगा ना हमेशा। बी कैटेगरी में रहेगा ना, सीएमएस को अगर राइट कर दिया। हाँ अब जिसने सी, सीएमएस को रेड कर रखा है। हाँ तो रेड कर रखा है तो सीएमएस पे, आप सीएमएस पे कहाँ चले गए? नहीं जब सर फूंक सर मारते हैं कैसे जैसे गार्ड सर्टिफाइज टाइप। करेंगे दारू पीता है सर, जब मशीन ही नहीं है हमारे पास? जैसे स्टेशन मास्टर दारू पी ट्रेन के आ रहा मैनेजर है जाता है ना, ऑन ट्रेन ड्यूटी भी, मैनेजर। हम कैसे सर्टिफाइज ये करें जब तक मशीन में नहीं आया? अल्कोहल अल्कोहल लिस्ट, उसकी लिस्ट जब ही बना पाएंगे जब उसकी मशीन के अंदर आए दारू फूंक मारने पर। पहले स्टेशन तो मास्टर क्या लिए पता दारू ब्रेथलाइजर पीता कहाँ निकले। लगा रखा है? अरे नहीं गार्डों वही को तो, ड्राइवर के लिए लगा वही रखा तो है सुनो ना। बोल सुनो, रहे हैं। एक मिनट एक मिनट। जब आपके स्टेशन पर ये ब्रेथलाइजर टेस्ट जो सीएमएस पे है फूक मारने, तब उस पे करोगे तभी तो। अगर वो चीज सुविधा है नहीं और तुम्हें ये मालूम पड़े ये तो रोजाना शराब पीता है, ये तो रोज ऐसे ही नाटक करता है, तो उसे उसको मशीन में लगाने की क्या जरूरत है? उसे पीता ही है। तो वो जब रूटीन में पीने वाला है, रोजाना आपको आए दिन परेशान कर। अब दूसरा जो ड्यूटी पे है, शाम को आना चाहे 20 बजे, दूसरा पोर्टर वो पी के पड़ गया। अब आपको परेशान कर रहा है जो ड्यूटी पे, साहब मेरा रिलीफ करवाओ, रिलीफ छुड़वाओ, तो आपके दिमाग में है कि हाँ ये पीता है। अब उसमें उसका ब्रेथलाइजर टेस्ट करने की क्या आवश्यकता होगी? रेलवे तो सर ब्रेथलाइजर लिखित में मांगता है ना सर। कौन? वो तो मना भी कर सकता है, मैं तो दारू नहीं पिया उस दिन, तो क्या प्रूफ कर नहीं सकते हैं सर? नहीं नहीं, नहीं ऐसा सर नहीं है। प्रूव कैसे कर सकते हैं? ऐसे कैसे हो जाएगा जब आपका कह रहे हो? तो आपने पहले ही बताया कि आप विवेक से काम करोगे ना। नहीं हाँ सर ये अपने बोल विवेक जैसे सकते हैं हमारे लगाओगे नहीं सर, लेकिन लगाओगे? प्रूव नहीं कर सकते किसी के लिए। जब हैं? तक आप जब तक आपका मशीन में नहीं है तब प्रूव नहीं कर सकते सर किसी को भी। स्टेशन मास्टर के मामले में जहाँ स्टेशन का आप स्टेशन का परिचालन कर्मचारी का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास मशीन है तो आप यस, करोगे। यस यस सर। तो और अगर ये नहीं है, और मालूम है, ये तो रूटीन में सब जानते हैं, पूरा स्टाफ जानता है वो शराब पीता है, तो उसको आप कैसे बी के सी कैटेगरी में ले आओगे? तो उसको समझा बुझा के आपको उसका समाधान करना है, इसको काउंसिलिंग करना है। तो आप ऐसा नहीं कि आपको ब्रेथलाइज टेस्ट है तभी हम उसको कैटेगरी में लाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका आपका स्टाफ 10 है, 10 स्टाफ में तो बता देगा कि रामलाल पीता है, हर एक कोई जानता है कि रामलाल पीता है। और श्यामलाल को आपने ग्रेडिंग लो कर दी और उसको ज्यादा कर दी, तो वो साइन इसी बात के कर रहे हैं, तो आप जो साइन करने के बाद उससे साइन करा रहे हैं कर्मचारी का, वो इसीलिए आप बताना है कि आपने 100 नंबर में से केवल आपके 25 नंबर आए, आपने कुछ बताया ही नहीं। तो वो समझ जाएगा, तभी वो साइन करेगा कि हाँ ठीक है साहब मैंने। तो ये आपका भी विवेक काम करता है, विवेक से काम करना है, इसमें और कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब आज ये बताया कि 25 और 25 से कम ये डी क्लास में होंगे, ये तो रूटीन वाले हो गए। जो शराब पीता है जैसे वर्ग सी का ही है, अब वो बता रहा है, अब उस समय जो आप उसका वाइवा टाइप ले रहे हो उस समय वो पिए हुआ है, तो आप उस सी कैटेगरी में उसको कैसे कर लेंगे? वो डी में कुछ बताने की स्थिति में ही नहीं है।
हाँ, आपके पास अगर ब्रेथलाइजर टेस्ट है, आप उसको यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं देखो तुम पिए हो। ठीक है, ये चीज होती है। और पूछें। तो कुल मिला के जो काम कर रहे हैं, अब ये ध्यान रखो कि वर्गीकरण जो किया जाता है 6 महीने में एक, ये ध्यान रखना है। ये टेबल आपको याद रखनी है, जो आप बता रहे हैं देख लेना आप आराम से, कौन किसका करता है वो ध्यान रखना है। ठीक है। तो सर ये वर्गीकरण होने के बाद में कर्मचारियों को उनका रिजल्ट बताना चाहिए कि आपके इतने नंबर आए हैं, आपके यहाँ हम्म। पर्चा मेरे हैं। ये आपको वो साइन इसी वजह से कर रहा है कि देखो अब मैंने तुम्हारा वर्गीकरण कर दिया है, और आपका जो 100 नंबर में से आपने इतने पाए हैं, तो आपका जो क्लासिफिकेशन सी के अंतर्गत आता है। मैंने साइन कर दिए, अब आप साइन करो। उसकी नॉलेज में होनी चाहिए कि आपने जो सवाल दिए, तो सवाल पूछे उसका जवाब दे पाया नहीं। अब वो कहे कि साहब मैंने तो ये बात बताई, तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो फिर वो साइन करने को कतरा है। तो फिर आप उसके सामने फिर और पूछ लो क्वेश्चन, फिर और पूछ लो, अगर उसको कहते हैं तो। फिर से बताना ही होगा कि आपको इस कैटेगरी में आपने मैंने जो क्वेश्चन किए ऐसे ऐसे एनकाउंटर किया, तो आपके इतने नंबर आए हैं, और आपकी कैटेगरी सी है। अब वो आप जो है, जो आज सी है, हो सकता है उसकी वर्किंग अच्छी हो जाए। आप भी कहोगे भाई थोड़ा ध्यान रखा करो, जब 6 महीने में आपको पूछा जाता है, तो आपको पैसे भी ध्यान रखना चाहिए। तो हो सकता है वो सी है वो बी में आ जाए, है ना। तो ये चीज होती है। ठीक है। सर आप करते हो कि नहीं, आप करते हो कि नहीं। सर सी सर का तो क्वार्टरली क्या है? करते हैं ना। क्या। सी क्लास में जो आता है कैटेगरी में, उसको तो हम क्वार्टरली वो करेंगे ना ग्रेडिंग। नहीं, क्वार्टरली का है, 6 महीने का ये। नहीं नहीं सर, 6 महीने का ए और बी का है, और डी आता है उसका मंथली करना पड़ता है, अगर उनका एक अलग पेज बनाना पड़ता है सर। नहीं उनको नहीं, वो काउंसिल ऐसा। करके हमें। अब आपने बना लिया कोई सर्कुलर, मेरे को बता देना ऑपरेटिंग मैनुअल से। नहीं सर, ऑपरेटिंग मैनुअल ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मैनुअल में मैनुअल में लिखा ही हुआ लिखा है हुआ सर। है। ऐसा ही ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मैनुअल। मैनुअल। काउंसिल करके उसको अपग्रेड करने के लिए उसको हर महीने काउंसिल करनी पड़ेगी या क्वार्टरली करनी पड़ेगी, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जी जी। अपग्रेड की तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो ओनली मंथली काउंसिल काउंसलिंग का करना है। पड़ेगा ना उसको। हाँ, नहीं सर, ग्रेडियंट एक तो 6 महीने एक की होगी, मिनट, काउंसलिंग सुन मंथली ले करना सुन लेता पड़ेगा हूँ। बस। नहीं, आपका देख लेता हूँ उसमें क्या है। देख लेता हूँ जो आप कह रहे हो, उसका गुरु भी देख लेते सर, हैं। डी डी कैटेगरी वाले के लिए सर। हाँ, डी कैटेगरी के लिए आपको उसका जो आप बता रहे हो कि जो केवल डी क्लास के कर्मचारी डी वर्ग के अंतर्गत हैं, उनके अंतर उसमें जो है मासिक रूप से, मंथली को उसका देखना है, उसकी निगरानी करनी है। कि अब निगरानी का मतलब वही, आपको एक महीने में आपको उसको, और सी का जो बता रहे हो वो भी वो तिमाही में है, इसमें है, आगे लिखा था। ठीक है। ठीक है, सही बताया। अब इससे जो 6 महीने या मंथली या त्रैमासिक आप कर ही रहे हो, तो उसमें अंतर आएगा, तो आप फिर अंतर आएगा तो उसी के अनुसार फिर आप उसका वर्गीकरण बदल सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। अब इसी से संबंधित है आपका जो मेडिकल होता है, और मेडिकल के जो पीरियडिकल मेडिकल होंगे उसका, उसमें एक चेंज आ गया था, वो चेंज बता दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं। ठीक है। पहले तो ये कैटेगरी आपका A1, A2, A3, B1, B2, ये आपका सेफ्टी कैटेगरी से संबंधित है। सेफ्टी कैटेगरी
से संबंधित हैं। अब आपका थोड़ा सा ये देखें कि जो सेवारत रेल कर्मचारी हैं उनका पीरियडिकल चेकअप होता है। अब ये सुनिश्चित करने के लिए वर्ग A1, A2, A3, B1, B2 आपस में बातें नहीं, बच्चों को थोड़ा अमृत चुप करो भाई। तो इसमें पहला पॉइंट बताए हैं आपको, A1, A2, A3, B1, B2 के रेल कर्मचारी जो सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं उनको जो है एक प्रॉपर समय के अंतराल पर आपको पीरियडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है, इसको PME बोलते हैं, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपको पहले A1, A2 और A3 उनकी नियुक्ति से लेकर और 45 वर्ष के नहीं हुए तो हर 4 साल बाद PME कराना होगा। कितना? 45 वर्ष के से नीचे हर 4 साल के बाद कराना होगा। उसके बाद 55 साल ना हुई हो 45 के बाद और 55 साल ना हो नहीं हुई हो तो उसका PME हर 2 साल के बाद कराया जाएगा। और इसके बाद 55 के बाद हर वर्ष प्रत्येक वर्ष कराया जाएगा जब तक रिटायर ना हो। ठीक है। अगला होता है अब इसके साथ थोड़ा सा समझने की बात है, यदि ये कैटेगरी जो अभी बताए A1, A2, A3 किसी कर्मचारी का जो पीरियडिकल एग्जामिनेशन है 45 वर्ष 45 इयर्स होने से पहले 2 साल के अंदर करी गई है तो अगली जो उसकी परीक्षा जो है PME अगले 2 वर्ष के बाद की जानी चाहिए। और 2 साल पर की जाए जब तक 45 वर्ष का न हो जाए और उसके बाद प्रतिवर्ष जब तक सेवानिवृत्त न हो जाए। लेकिन यदि ऐसे कर्मचारी 45 वर्ष की आयु होने से 2 वर्ष से पहले उसकी PME कराई गई है तो 45 वर्ष की आयु होने की तारीख को उसकी अगली तारीख अगला एग्जामिनेशन के लिए माना जाएगा जो 2 वर्ष के बाद होगी, 2 वर्ष के अंतराल पर होगी। अब आता है विशेष चिकित्सा जांच। जो कर्मचारी A1, A2, A3 के अंतर्गत हैं और सेफ्टी के लिए हैं उनकी जो चिकित्सा है वो निम्न प्रकार की जाएगी। यदि वे रेलवे चिकित्सा अधिकारी के इलाज में ना हो तो कैसे की जाएगी? सिक की अवधि को ध्यान में रखे बिना आंखों की कोई ऑपरेशन कराया हो, सिक अवधि का जो सिक पीरियड किया है उस अवधि को ध्यान में रखे बिना ध्यान में रखते हुए उसका इलाज कराया है तो
A1 और A2 A3 के अंतर्गत उनका फिर विशेष चिकित्सा यानी स्पेशल पीएमई कराया जाए। दूसरा, अपनी ड्यूटी से 90 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे हों, जो पहले नहीं था। जो कर्मचारी A1 A2 A3 के हैं और वो अपनी ड्यूटी से 90 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे हैं, तो उनकी विशेष चिकित्सा पीएम स्पेशल पीएमई कराया जाए। A1 A2 और A3 के स्थिति में कर्मचारी जो अनुपस्थित है या छुट्टी की अवधि के बाद वापस आने पर अवकाश या अनुपस्थिति को अवधि को ध्यान में रखे बगैर ये अपने सुपरवाइजर को आश्वासन देगा कि उसका इस अवधि में कोई आंख का ऑपरेशन वगैरह नहीं कराइए। तो उस केस में ये आपको ये स्पेशल यानी विशेष चिकित्सा जांच नहीं करानी पड़ेगी, और अगर आपने कराई है, आपको बता दी कराई है, तो फिर स्पेशल मेडिकल कराया, या फिर 90 दिन की ड्यूटी के बाद अनुपस्थित रहें। तो 90 दिन की ड्यूटी से अनुपस्थित रहें तो जब लौट के आएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा अपने सुपरवाइजर को कि मैंने कोई आंख का इलाज या आंख का कोई वो ऑपरेशन वगैरह नहीं कराया। दूसरा, अगला, किन किन की परीक्षा कैसे होती है। A1 में कौन कौन से आएंगे? फुटप्लेट स्टाफ जो करता है, रेल कार के ड्राइवर हैं, और दूसरा अन्य ज्यादा देखेंगे तो ये मेडिकल मैनुअल है, उसका पैरा 520 में पूरी डिटेल दी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और फिर अगला होता है A2 परिचालन स्टाफ, मीन्स वही स्टेशन मास्टर वगैरह, और जो डायरेक्ट सिग्नलों से संबंधित हैं, पॉइंट्समैन है, सेंटिंग स्टाफ है, उनका A2 होगा। A3 का होगा जो LI होते हैं, LI TI या ट्राली संचालित करने वाला जो स्टाफ होता है, उनकी जो है जो चिकित्सा है A3 की जाती है। ये आपका जो अमेंड हुआ है तो वो मैंने आपको बता दिया। A1 A2 A3 की। बाकी और जो कॉमर्शियल स्टाफ का होता है तो वो उनके सी कैटेगरी की होती है। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका कोई पूछना है आपको? बोलें। फिर मैं इसके बाद HOAR पे चलूंगा। HOAR HWPR उसका नाम होगा। HOAR का पूरा नाम होगा HWPR, आवर्स वर्क पीरियडिकल रेस्ट 2005। ये इसका नया नाम हो गया है HWPR, जिसको HOER कहते थे, उसका HWPR के नाम से हुआ है। इसमें क्या है, काम जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के कार्य के प्रकृति के अनुसार इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो एक्सक्लूडेड होती है, उसका कोई एक्सक्लूडेड नॉर्मली जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होते हैं वो उसके लिए होती है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 कैटेगरी में होता है, कंटिन्यूअस, इंटेंसिव और इंटरमिटेंट। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो
सी और EI और इंटेंसिव, EI और कंटिन्यूअस, ये 3 कैटेगरी, और चौथी एक्सक्लूडेड, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं। कंटिन्यूअस कर्मचारी जो EI में नहीं है, इंटेंसिव में नहीं है और एक्सक्लूडेड में नहीं, वो कंटिन्यूअस कैटेगरी के अंतर्गत माने जाएंगे। इंटेंसिव गहन, जब रेलवे ने इस प्रकार बता दिया गया है कि इसमें जो काम करने की, इसमें ड्यूटी करने की प्रकृति जो है बहुत, क्या बोल रहे थे, इंटेंसिव वाले, बड़ा ध्यानपूर्वक वाली बात, एक दूसरा एक शब्द कह सकते हैं, श्रमसाध्य, मेंटली, दिमाग से, यानी कठोर शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, मानसिक। इसमें जो विश्राम की, रेस्ट की अवधि नहीं, कोई नहीं होती, ना के बराबर होती। अब इसमें जो विश्राम की अवधि है, रेस्ट की अवधि है, इनिशियल पीरियड है, वो 24 घंटे के चक्र में 6 घंटे या उससे अधिक ना हो, तो उसको जो है इंटेंसिव कैटेगरी में रखा जाता है। अब आता है एसेंशियल इंटरमीडिएट, मतलब EI। इसमें जो क्लासिफिकेशन है, इसमें जो ड्यूटी होती है नॉर्मली 2 शिफ्ट की होती है, यानी 2 शिफ्ट में हुई मीन्स 12 घंटे की होगी। तो अब इसमें क्या है, इसमें ड्यूटी के जो घंटे जो अकार्य नॉन एक्शन पीरियड है, वो 6 घंटे से कम न, मतलब इसमें जो 12 घंटे में है वो 6 घंटे अनएक्शन पीरियड होता है EI में। ड्यूटी उनकी 12 घंटे की है, पर उनका जो काम कर रहे हैं वो 6 घंटे, बाकी 6 घंटे उसमें, जैसे कोई गाड़ी निकली, गाड़ी चली, गाड़ी का लाइन के जो, जैसे आप EI में आप जैसे केबिन मास्टर वगैरह जो होते हैं, वो 12 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी में 6 घंटे ही काम कर रहे हैं, और 6 घंटे का जो है अनिश्चित पीरियड है। कोई गाड़ी निकाल दी तो अब 2 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो वो वाला जो कोई काम नहीं कर रहे हैं वो अनेक्शन पीरियड बोला जाता है। तो उसमें शारीरिक जो कार्यकलाप है वो उसमें नहीं हो रहा है। इसमें जो खास ये होता है कि 12 घंटे की ड्यूटी है, 2 शिफ्ट में ड्यूटी होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है आप अपनी ड्यूटी छोड़कर चले जाएं, ऐसा नहीं, आपको वहीं उपस्थित रहना है। तो आप जो वर्गीकरण किया EI, तभी मुझे ऐसा हो सकता है कि वहाँ उस सेक्शन में गाड़ियां कम चलती हों, इसीलिए वहां पर जो है 12 घंटे का रोस्टर बना दिया। तो आपका एक कंटिन्यूअस, गहन और EI और एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड में क्या है, ये आपका, इसमें कार्य के घंटों का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, और इसमें कार्य के घंटे नहीं होते हैं। आपका वो जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगला आता है इनके कार्यों के, जो उनकी ड्यूटी है, उनके घंटा कितने हैं, उनकी रेस्ट कितने हैं, वो। अब इसमें आता है, पहले लेते हैं गहन। गहन मीन्स
इंटेंसिव। इंटेंसिव कार्यों के मामले में, इंटेंसिव डिपार्टमेंट के मामले में 1 सप्ताह में 42 घंटे की ड्यूटी होगी, 42 घंटे की होगी। और कंटिन्यूअस वाले में होगी 1 सप्ताह में 48 घंटे होगी, 48 घंटे की होगी। अब ईआई में इनका अलग अलग है। इसमें क्या होगा, ईआई रोस्टर के कर्मचारी जो रोड साइड स्टेशन पर हैं और जिनका आवास 5 किलोमीटर के अंदर उपलब्ध कराया गया है स्टेशन पर नहीं, तो 24 घंटे 1 सप्ताह में और 12 घंटे इसके अतिरिक्त 12 घंटे 1 सप्ताह में। यानी कुल मिला के आप या जो ईआई का करेंगे तो एक दिन में 12 घंटे अथवा 1 सप्ताह में 72 घंटे का रोस्टर होगा। 72 ईआई में एक दिन में 12 घंटे या सप्ताह में 72 घंटे। इसका जो पीएनसी प्रीपेड एंड पी और ई जो कार्य होता है जो 15 मिनट का जो मिलता है, इसका लगा के फिर ऐसा करो ये 60 से लेके 75 तक लिया, कोई सी स्पीड में ले आओ, एम्प्टी कंडीशन में है ना। 60 से कहाँ बना 75 ले आओ, या तो 75 ले आओ या 60 ले आओ, कोई भी जो भी तुमको मन में लगता है वो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेके आओ, कोई सा बक्सा हो। ओके। तो आपको ये पहले कंटिन्यूस की समझो, कंटिन्यूस कार्य के घंटों का विवरण। कंटिन्यूस मीन्स वही 8 घंटे वाले, एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी या सप्ताह में 48 घंटे की। और पीएनसी पीरियड लगाकर जो चार्ज देते हैं वो टाइम, वो एक दिन में 8 घंटे 30 मिनट या सप्ताह में 54। इनका 2 हफ्ते का पीरियड होता है। अब इसमें क्या हो, पीएनसी जो टाइम है 15 मिनट और 45 मिनट, 15 मिनट एवं अधिक 45। अगर कोई ड्यूटी समाप्त कर रहे हैं तो 15 मिनट से पहले करेंगे तो फिर 15 मिनट का ही टाइम दिया जाता है, केवल 15 मिनट का। और अगली जो रेस्ट की अवधि है इसमें, रेस्ट की और कंटिन्यूअस के मामले में रेस्ट 30 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। सर पीएनसी चार्ज टाइम क्या होता है? पीएनसी चार्ज जो आप चार्ज का लेना देना करते हो वो 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट जो ड्यूटी जा रहा है वो 15 मिनट, और जो ड्यूटी पर आ रहा है वो 15 मिनट पहले पहुंचेगा, इसलिए ये जो है 15 मिनट माना गया है। यानी प्रिपरेशन एंड कम्प्लीमेंट्री, पी&सी। ठीक है। तो जो जहाँ आप पर काम ड्यूटी पे है जो पर पहुंचते हो वो ड्यूटी पर आप 15 मिनट, जैसे 7 बजे की ड्यूटी है तो ऑन ड्यूटी 8:45 करते हो तो 15 मिनट पहले हो गए। जो आउट गोइंग स्टेशन मास्टर है वो आपका 15 मिनट के बाद ऑफ करता है, तो 15 मिनट, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद वाला कम्प्लीमेंट्री और प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन अगले जो ड्यूटी समाप्त कर रहा है, और कम्प्लीमेंट्री जो पहले आएगा उसके लिए। तो इसमें जो रेस्ट है 30 घंटे निरंतर से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें रनिंग स्टाफ के लिए एक पूर्ण, रनिंग स्टाफ का जो होता है वो भी निरंतर कंटिन्यूस में ही माना जाता है। तो जिसमें कम से कम 30 घंटे की 4 अवधि और 22 अथवा 22 घंटे की 5 अवधि। माने आप ऐसे समझो, अगर 30 घंटे का रेस्ट लेना है
तो उसमें 4 अवधि में 30 घंटे का होगा और 22 में 5 की अवधि होगा, जिसमें एक रात ऑन बेड होगी, एक रात नाइट बेड होगी। ठीक है। अब आता है गहन। गहन मीन्स इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होता है? इंटेंसिव में ये होता है कि एक दिन में 6 घंटे की ड्यूटी या सप्ताह में 42 घंटे की ड्यूटी। ठीक है। इसमें जो आपका जो टाइम होता है, क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं P&C, वो इसमें नहीं होता। जो वैधानिक सीमा होती है वो 42 घंटे तो वैसे हो गए। वैधानिक का होता है 45 घंटे, एक सप्ताह में 45 घंटे या फिर 2 सप्ताह में 90 घंटे। इसमें भी जो रेस्ट की अवधि होगी 30 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें भी एक नाइट पूर्ण विश्राम में, यानी आप एक नाइट ऑन बेड होनी चाहिए। तो आपको जो नॉर्मल घंटे हैं इंटेंसिव के, दिन के हिसाब से 6 घंटे में, एक दिन में 6 घंटे या सप्ताह में 42 घंटे। और वैधानिक सीमा जो होती है वो आपका 3 घंटे बढ़ाओ, तो 45, एक सप्ताह में 45 या आपका जो 2 सप्ताह में उसमें 90 घंटे की ड्यूटी, 30 घंटे का रेस्ट, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब आता है EI। EI में क्या होता है? EI में एक दिन में 12 घंटे ड्यूटी या आप सप्ताह में 72 घंटे की ड्यूटी। इसमें भी P&C नहीं होता है। आवाज आ रही भैया? हाँ जी, आ रही है। तो EI में आपको एक दिन में 12 घंटे की ड्यूटी या सप्ताह में 72 घंटे की ड्यूटी, और वैधानिक सीमा है इसकी 75 घंटे। सर इसको वैधानिक सीमा, सर इसको थोड़ा क्लियर करेंगे? 72 टू 75, सर ये 3 घंटे का क्या डिफरेंस है? देखो, आप जो उसमें आपको मैंने बताई P&C आपको केवल आपको बताई है निरंतर में, कंटिन्यूअस में। इसके बाद P&C नहीं होता है, P&C नहीं होगा। सर और जो जहाँ आप तक एक मिनट सर प्लीज, PNC सर तीनों कैटेगरी में होता है सर, इंटेंसिव आपका कंटिन्यूअस और EI में होता एक है, मिनट यार, एक्सक्लूडिव में नहीं एक मिनट, रहता है सर। एक मिनट। सेम ही होता है सर ये तीनों में। अरे वो ब्लैंक छोड़ दिया, उससे लगा के मेरे को। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी जो हम बता रहे हैं, तो इसमें P&C जो आप बता रहे हो, P&C मैंने आपको कंटिन्यूएशन बताया। सर इसमें थोड़ा सा प्लीज 1 मिनट में सर बोल दूं सर? हाँ बोलो बोलो, नहीं तरह बोलो। हाँ हाँ, ध्यान ध्यान दीजिए सर। स्टैंडर्ड और होता है इंटेंसिव में 42 घंटे, और सैचुरेटेड एक होता है, सैचुरेटेड मतलब 45 घंटे। 3 घंटे जो हम ऑल टाइम क्लेम करते हैं सर, जिसमें हाँ 2 रेट होती है। शुरू के सैचुरेटेड जैसे इंटेंसिव में 3 घंटे रहता है, 3 घंटे में जो रहता है उसका 1.5 गुना हमको ऑल टाइम मिलता है। और हाँ 45 घंटे से ज्यादा अगर हम जाएंगे तो जो हाँ, तो डबल रेट मिलता है। है उसका डबल मिलता है। हाँ, बाकी डबल मिलता है। उसमें भी सप्ताह में 3 घंटा PNC रहता है। आप जो कह रहे हैं प्रिपेरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज हाँ लेना देना टेकन ओवर। हाँ
हाँ हाँ हाँ, तो कंटिन्यूअस में सर वही है, जैसे 48 घंटे स्टैंडर्ड और से 6 घंटे 8 घंटे का एक दिन का रोस्टर होता है, और 54 हाँ घंटे तक उसका होता है सर सैचुरेटेड। 6 घंटे बाद फिर वो डबल रेट और टाइम क्लेम कर सकते हैं। अब ठीक है। कंटिन्यूअस में दो कैटेगरी है सर, एक रनिंग स्टाफ का अलग रूल होता है सर, उसको 2 हाँ, सप्ताह रनिंग में स्टाफ का एक मैंने होता है। आपको बताया था। जी जी रनिंग जी। स्टाफ का बताया था, इसमें हाँ निरंतर में कंटिन्यूस वाले में बताया था 30 घंटे का रेस्ट वही तो आ रहा है, जिसमें रनिंग स्टाफ के लिए पूरी रात शामिल होती है, हाँ जिसमें कम जी से हाँ, कम 30 घंटे की 4 अवधि होती है और 42 घंटे की 5 अवधि होती है। मतलब 22 घंटे की सर, 22 घंटे हाँ की सॉरी, 5। 22 घंटे, जी 30 जी घंटे जी और 22 घंटे की सर 5 अवधि सर होती है। ठीक है, जी। ये चीज होती है। अब आप बता रहे थे इंटेंसिव में। इंटेंसिव सर में मैंने बताया आपको एक दिन में 6 सर घंटे ये की ड्यूटी सर ये तीन या 3 घंटे 42 घंटे का आपका साप्ताहिक। सर ठीक है, पीएनसी सर इसमें नहीं होगा इंटेंसिव में। इंटेंसिव में वो आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इंटेंसिव में पीएनसी नहीं है, पीएनसी नहीं है और ना ईआई में, दोनों में नहीं होता है। केवल आपका ये जो पीएनसी जो टाइम है, वो 15 मिनट का 15 मिनट वाला केस वो केवल ईआई में होता है, ओ सी में, सी में कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस। और जो इंटेंसिव होता है उसमें केवल वैधानिक घंटे जो अ, हैं वो होते हैं बस। आपका ऐसे नहीं 15 मिनट बाद ऐसे कुछ नहीं होता है। तो तो वैधानिक घंटे तो सर कंटिन्यूस में भी हुए हाँ, 45 कंटिन्यू वैधानिक उसमें तो है, उसमें वैधानिक घंटे तो हैं, मैं इसमें ही बता रहा हूँ वैधानिक घंटे इसमें तो हैं, पर जो पीएनसी है वो गहन में और ईआई में नहीं है। आप तो अगर पुराने होंगे तो अगर जैसे केविन मैन का जो भरते हैं ड्यूटी, जैसे 6 से 18, वो 18:30 या 18:15 नहीं होती, तो वही पीएनसी नहीं होता है इसमें। ऐसे कंट्रोलर के लिए भी होता है, उसमें भी नहीं होता ये चीज। अब वो आपको जो मैं सर हम ईआई बता रहा पीएनसी था। का सर हाँ हम बोले। पीएनसी का ओवर टाइम ले सकते हैं क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आया सर। है ना, हमारा पीएनसी 15 का मिनट सुनो सुनो, पीएनसी का वही तो चीज है, जब आप पीएनसी लगाएंगे वैसे तो 48 घंटे का है, और फिर जी पीएनसी 15 मिनट लगाएंगे एक सप्ताह में तो 4 घंटे बढ़ जाएंगे। 8 8 घंटे अपना 6 घंटे बढ़ जाएंगे। घंटे बढ़ेंगे, 6 घंटे, 6 6 घंटे घंटे बढ़ बढ़ेंगे जाएंगे। ना। हाँ, जी तो वो फिर उसका यहाँ तक 1.5 गुना, उसके बाद जो ऊपर जाती है वो उसका 2 गुना ओवर टाइम, ऐसे होता है। तो पीएनसी का फिर सर वो मिलता है सर, ओवर टाइम मिलता है इसका मतलब है? अरे अब तो नहीं मिलता है, अब मैं बता रहा हूँ, अब नहीं मानता, वो काट देते हैं सारा। अच्छा अच्छा सर मिलता हाँ है सर। अरे 96 के ऊपर 108 जाएगा तो उसका 12 घंटे का मिलेगा। 108 के ऊपर डबल मिलेगा। एक्स्ट्रा नहीं मिलता मैं क्या वही तो ये? बता रहा हूँ आपको, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी फिलहाल मिल रहा हो तो कोई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कर ये पीएनसी वाले घंटे जो हैं, जो 6 घंटे बनते थे वो काट देते थे, उनको नहीं मानते थे वो। अगर आपको अभी मिल रहा है तो ठीक बात है, अब देखना आप जो स्लिप भरते हो ना, उसमें देखना, अगर देखना मिले तो जैसे आप डीलर के पास जाओगे, आपको जो लगवाते हो उस पे अगर उसका ओवर टाइम की जो स्लिप है आपके पास एक आएगी, एक मिलेगी आपको कॉपी, उसमें देखना, उसमें वो काट देते हैं 6 घंटे, तो केवल डबल वाला चार्ज करते हैं वो, उसका ऐसा करते हैं पहले। नहीं सर मिल जाता है सर, किसी 96 घंटे 100 घंटे बने 4 घंटे की ओटी मिलता है। नहीं 102 होता है। 108 देखो 108 वाला सर नहीं होता है। 102 भी 100 होता है। 8 घंटे वाला होता है, फिर स्टैंडर्ड 8 से 16, 16 24। दोनों तरह के होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, उसमें 102 घंटे भी होते हैं, 108 घंटे भी होते जहाँ पर कमर्शियल वर्क होगा 102 घंटे होगा, हैं। हाँ कमर्शियल नहीं है तो 96 घंटे होगा। हाँ, में जानकारी ज्यादा है, करते इसमें रहते हो, थोड़ी ओवर सी टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा सर मिल रहा है सर, सर रेगुलर सर मिल रहा है। सर एक सवाल था सर। है? अभी थोड़ा सा एक और पढ़ा दो, फिर उसके बाद पूछ लेंगे, ठीक बस है। बस 1 मिनट का सर ये। बोले। सर हमारे जो एसएस साहब है, जब ओवर टाइम भरते थे हमारा भी कंटिन्यूअस रोस्टर था, तो हाँ। उनका जो है सर 96 + 6 102 तक होता था, उनका साप्ताहिक हम्म रेस्ट मिलता है। हम्म। और स्टेशन मास्टर को सर 14 दिन में जो है 2 दिन का रेस्ट मिलता है। तो हाँ हमारा सर 96 + 12 108 का बनता है सर ये।
हाँ तो सर यही ठीक है। जानना था, 12 घंटे कैसे जोड़ते हैं पीएनसी में? मतलब जैसे हमारा 14 दिन का जो रोस्टर है, हाँ उसमें 12 घंटे कैसे बैठते हैं सर ये पीएनसी के? पीएनसी के कैसे बनते हैं, आप अपना रोस्टर पूरा करो। जो दो वीकली होते हैं ना, डबल वीक का होता है ना, 15 जी दिन सर का। जी। जो आप जब ड्यूटी भरोगे तो आप ड्यूटी, जो परफॉर्म ड्यूटी है, जो रोस्टर ड्यूटी है, जैसे रोस्टर ड्यूटी भर, तो आप जो है जो क्या कहते हैं, जो आप ड्यूटी शुरू कर रहे हो जैसे 14 बजे से, तो ये आप जो भरोगे 14:30 से 22, तो ये आधा घंटे का है, 14:30 से 22, 14:30 से 22, 14:30 से 22। और अगला जो भर रहा है वो 22 से और 30 भरता है, या और 22 से 24, और सुबह और टू 7:30। और जो आ रहा है वो 6:45 भरेगा। तो जो आपका आधा आधा घंटा जो बढ़ रहा है 8 दिन में, 15 दिन में, तो 15 दिन में 14 घंटे, 14 दिन में, तो उसका आधा कर दो, आधा आधा घंटे बढ़ रहा होगा, तो आधा घंटा बढ़ेगा। तो वो जो है रोस्टर रूटीन के हिसाब से आपका वो आधा घंटा पूरा बढ़ जाएगा, तो वो जो वैधानिक सीमा है वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। पीएनसी या वैधानिक सीमा वो चीज है। तो आप ये कह रहे हो कि उनका बढ़ता है नहीं बढ़ता है, या आपका बढ़ता है, तो आपका जो है रोजाना आधा घंटे पीएनसी होता है। 15 मिनट आने का, 15 मिनट जाने का, 15 मिनट पहले आ रहे हैं, 15 मिनट बाद जा रहे हैं, तो इसलिए वो आधा घंटा बढ़ता है। वो आधा घंटा है, वो जो है 1.5 गुना होता है, उसके बाद जो है डबल रेट होता है। तो जो आपको बताना चाह रहे हैं, जो आपका जो आधा आधा घंटा जो बढ़ रहा है, जो 6 घंटे, वो कट कर देते हैं आप डीलर। अब की तो मेरे को मालूम नहीं, पहले काट देते थे। अगर आपको ओवर टाइम मिल रहा हो तो आप जो स्लिप मिलती है उसको देखना। तो आपका कहना ये है कि हमारे को जो है आधा आधा घंटे जो मिल रहा है, तो वो कैसे, तो आपको टोटल करोगे ना, टोटल में जो 48 घंटे हैं, 48 के बाद जो आपका जो घंटे, जो वैधानिक घंटे जो 54 बढ़ रहे हैं, तो कितने घंटे बढ़ गए? 6 घंटे बढ़ गए ना। तो आधा आधा घंटे से आधा आधा घंटे, ये आधा आधा घंटे एक पूरे 2 सप्ताह में 6 घंटे बनते हैं, इस तरह। ठीक है। ऐसा है सर ना, यहाँ सर हम्म 102 घंटे का रोस्टर है, वो आपको 6 घंटे का मिलेगा हम्म 108 तक। और जैसे हरदोई में यहाँ पे 96 घंटे का रोस्टर है, एक एक करके। इसके ऊपर अरे सर यहाँ पर 96 घंटे का रोस्टर है, तो यहाँ पर हम्म जितने भी घंटे ओवर होंगे सभी का पैसा लगेगा। 96 घंटे कहाँ है बताओ? हरदोई में है हरदोई में? जी। कौन सी कैटेगरी है? सर एसएम कंटिन्यूस का। में? एसएम हाँ का? सर कंटिन्यूस। जी जी। तो 96 घंटे मतलब 2 सप्ताह का? अच्छा 2 सप्ताह नहीं, हाँ जी 214 दिन का। हाँ 14 दिन का, 14 दिन का जी 96। जी। 96 ये तो कम है। नहीं सर इससे ऊपर होगा उसका ओटी मिलेगा। हाँ हाँ वो तो है, पर ये आपका 96 घंटे कैसे तो बता हुआ दिया? सर 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 108 घंटे बता सर दिया। 2 रेस्ट भी तो हुआ सर, 12 दिन का ही तो 12 ड्यूटी हुआ सर। हाँ हाँ बिल्कुल 12 घंटे की ड्यूटी हुई है, वो तो 12 दोनों में बटे इनका। 96 सर, ठीक तो है सर। सर हाँ वो 12 तो दिन सही की है, ड्यूटी होगी, 2 दिन का होगा रेस्ट। 2 तो दिन का 12 रेस्ट हो दिन की जाता है। ड्यूटी 8 घंटे के हिसाब से 96 घंटे होगी सर। 96 तो घंटे का यहाँ पे इंटेंसिव। 96 हाँ। कॉमर्शियल हाँ वर्क तो जहाँ पे होगा 12 वहाँ के से 96 चार्ज नहीं घंटे। लिया जाता है वहां पे ऐसा होता है कि हम्म 96 और लिया जाता है। जहाँ पे चार्ज लेना देना होता है वहां पे 102 होता है। हम्म जी तो पीएनसी वही चीज है, चार्ज तो लेना देना होता ही है ना स्टेशन मास्टर को, तो पीएनसी वही तो बढ़ते हैं, जी। तभी तो 108 घंटा बनता है। सर एक ये सौ जो आठ घंटे तभी तो। सर ये जो आप तो फिर इंटेंसिव में बता रहे हैं कि पीएनसी हम्म खत्म हो गया है, तो हाँ कंट्रोलर से जब आता है उसके पास तो बहुत चार्ज में लेने देने के लिए होता है, तो फिर वो पहले क्यों आएगा? फिर वो समय पे आएगा, और समय पे आएगा तो हमेशा गलती करेगा भाई। और जैसे क्वेश्चन ऑर्डर चेंज हुआ, कंट्रोलर को चार्ज हम्म में बताना है, गाड़ी लेट हो रही है उसको बताना है, तो डिप्टी हम्म ऑपरेशन डिप्टी मैच्योरिटी ने क्या निर्देश दिए वो बताना है, लिख के देना है। एओम डीओम ने क्या हम्म निर्देश दिया वो लिख के देना है। सर कभी कभी तो कुछ बोर्डों पे 40 मिनट लगते हैं चार्ज लेने देने में। हम्म। अगर कंट्रोलर हमको जो उसके है बारे में समझाना आधे है घंटे पहले नहीं आता है
तो वो निश्चित ही कोई ना कोई गलती करेगा और फिर किसी न किसी उसमें वो फंसेगा वो जरूर। नहीं, अब आप स्टेशन मास्टर कैटेगरी में आ जाओ, बड़े स्टेशन के मालिक हो, तो जो 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद जाओगे, आधा घंटे का टाइम, तो आधे घंटे में आप अपना चार्ज हैंड ओवर नहीं कर सकते। बड़े स्टेशन 1 घंटे के ऊपर लगता है, और आपको चार्ज करना है आधा घंटे का ही। चार्ज कितने करने का है? आधा घंटे का ही करना है। तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब वहां नहीं है तो ये तो और कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो समय से जाओगे, समय से आपको देना है। अब उसमें पीएनसी दिए ही नहीं गए, तो आपको अलग से ओवर टाइम मिलेगा नहीं। अब इसमें पीएनसी स्टेशन मास्टर वाला में दिया है, या इसके आपका रनिंग वाले स्टाफ को दिया है। तो वो रनिंग वाले होता है ना, 30 मिनट पहले जाएंगे और 30 मिनट बाद तक का ड्यूटी ऑफ करेंगे, साइन ऑन साइन ऑफ, तो भी सारा उसकी ड्यूटी में ही तो आ जाता है। अब आता है सर आपकी बात सही है, लेकिन अगर मैं ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको सर, हाँ हाँ प्रैक्टिकली ठीक है, वो आपकी बात मानते हैं। ये ऐसा है। और दूसरा, एक कंटिन्यूअस में ये 3 रेस्ट देने का जो प्रावधान आया था कोरोना में, क्या ये अभी भी चल रहा है? अब तो नहीं चल रहा, अब चल रहा हूँ तो मैं तो दूर हूँ, बाहर हूँ। नहीं नहीं सर, अब तो नहीं चल रहा है शायद। अब नहीं चल रहा होगा। ऐसा नहीं है, लखनऊ डिवीजन में चल रहा है, इसलिए मैं सर पूछ रहा हूँ मैं। इसमें होता अच्छा। है क्या कि 3 रेस्ट तो क्या? दिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी लखनऊ डिवीजन में स्टेशन मास्टर ज्यादा है ना। स्टेशन नहीं, मास्टर में ज्यादा कंट्रोल की बात बोल रहा हूँ। ज्यादा की बात नहीं, अकॉर्डिंग रूल है। हाँ, मैं कंट्रोल्स की बात बोल रहा हूँ, कंट्रोल्स के अंदर है। वैसे स्टेशन मास्टर किसी को 3 रेस्ट नहीं दिया जाता लखनऊ डिवीजन के अंदर, सबको 2 ही रेस्ट अच्छा। मिलते हैं। लेकिन मैं हाँ। कंट्रोल्स के अंदर बता रहा हूँ कि ओवरटाइम कम करने के केस में 3 रेस्ट दी जाती है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब तीसरा रेस्ट दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट ओवरटाइम बन रहा होता है। तो उसके अगेंस्ट तो ओवर टाइम नहीं बनना चाहिए ना। हाँ ये है, लेकिन वहां पे बन रहा होता है सर, वहां पे ऐसा सिचुएशंस है कि वहां पे ओवरटाइम बन रहा होता है सर। अच्छा। हाँ। तो ये इसका मालूम नहीं ऐसा हो रखा है, पर होना तो नहीं चाहिए ना ये चीज तो। सर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जानकारी लेके बताएं, जिससे मतलब अगर अगला आपका जब भी क्लास ठीक हो है। तो ठीक इसके है। बारे में जानकारी बताएं। क्योंकि होता क्या है कि सर अभी इसी तरीके से वडोदरा में सर हुआ, और फिर वहां पे जब बड़ोदरा में। ऑडिट हुआ तो जो 3 रेस्ट दिए थे तो जो 1 रेस्ट की जगह सबकी छुट्टियां काट लेगी सर। अच्छा, हाँ मतलब उसमें 3 से रेस्ट सब। दे दिए थे तो हाँ उनकी एक एक छुट्टी काट दी। हाँ, जब ऑडिट हुआ सर इसका तो सबका हाँ उनकी छुट्टियों में से वो सब माइनस किया गया सर, उन छुट्टियों को सर। हाँ, वो छुट्टी को कन्वर्ट कर दिया एलएपी में, हाँ एलएपी दे दी, उसको रेस्ट एलएपी को एलएपी कर दिया। एलएपी दे दी। और लखनऊ डिवीजन में तो सर ये पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। अगर यहाँ कभी ऑडिट हुआ तो मेरे वहां ख्याल भी से ऐसे ही हो जाएगा। हाँ मतलब हर एक आदमी की 60-70 छुट्टी तो चली जाएंगी सर। तो सर कंट्रोल दी कंट्रोल कंट्रोल ऑफिस में हो रहा है ये, कंट्रोल में। हाँ कंट्रोल में सर ये हो रहा है। अच्छा, हाँ 3 रेस्ट कि देते सर हैं। ये ओवर हाँ टाइम बचाने के लिए एक्स्ट्रा रेट दे देते हैं रनिंग वालों को भी। जब 108 घंटे ड्यूटी हो जाती है तो उनको ऑन रोस्टर रख देते हैं सर, ड्यूटी पर नहीं बुलाते हैं। उनकी हाँ 108 हाँ घंटे ड्यूटी हो जाए, और लेकिन जिसकी भैया कम होती है उसको ड्यूटी बुलाते हैं। इसी लेकिन तरह हाँ। कंट्रोल में सर जब ज्यादा होती है तो उनको एक रेस्ट दे दिया जाता है, जिससे उनका हाँ, एक्चुअल वीकली जो है, 2 वीकली सप्ताह ओवर में तो टाइम होता है, बनना फिर चाहिए, वो ना वीकली बनेगा। 104 से ज्यादा ना हो, इसीलिए वही सर। चीज। रनिंग स्टाफ उसके में अगेंस्ट तो ओवरटाइम नहीं बनना चाहिए भैया, आपके हायर ग्रेड का ओवरटाइम नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रनिंग रनिंग में तो नियम ही है कि फर्स्ट जो हाफ है उसमें हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और सेकंड हाफ में प्रोग्रेसिव आवर्स पे। ये तो बुकिंग का नियम ही है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है। जी अब आपका एक हो जाए एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड वही आपका जो इन कैटेगरी 3 है, सी, ई और आई में, इंटेंसिव में, इनके अलावा जो कार्य करेंगे वो सब वो क्या से बोलेंगे, परिवर्जित या एक्सक्लूडेड, चौथी कैटेगरी है। अब इसमें किसी का टाइम का कोई, घंटों का कोई विवरण नहीं होता है। घंटों का कोई विवरण नहीं होता है कि इतने घंटे ड्यूटी करनी है। उनका जो मिनिस्ट्रियल ड्यूटी है, जो स्टाफ आता है कितने 10 बजे आता है जो भी है, तो इसमें बस इतना आता है, इनका रेस्ट का जो है वो जरूर होता है। प्रत्येक माह में कम से कम 48 घंटे का रेस्ट अथवा 24 घंटे का एक रेस्ट पक्ष, यानी तो आपको ये रेस्ट मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है।
मैं थोड़ा सा रनिंग स्टाफ की ड्यूटी और रेस्ट की बात बताऊंगा, उसके बाद समाप्त कर दूंगा। रनिंग स्टाफ का आपका लोको आता है, गार्ड आता है। इन दोनों कैटेगरी को रनिंग को कंटिन्यूस माना गया है। क्या माना गया है? कंटिन्यूस। अब आपको ध्यान रखना है कि आप पूछे कि रनिंग स्टाफ को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, तो कंटिन्यूस। ठीक है। रनिंग स्टाफ को ईआई वाले स्टाफ में वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते उनका जो वर्गीकरण उचित ठहराता है। ये अब जो लेबर कमिश्नर है वो अगर ये सर्टिफाई करे तो होगा, नहीं तो ये सब क्या से माने जाएंगे? रनिंग के। ईआई वाले माने जा सकते हैं अगर उनका जो ऐसा जॉब एनालिसिस हुआ हो। कार्य घंटे अब मैं आपको जो बता दिया जो रेस्ट टेस्ट का। कंटिन्यूस में जो कर्मचारी रनिंग स्टाफ के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक माह के औसत के आधार पर एक सप्ताह में 54 घंटे की ड्यूटी होती है, एक सप्ताह में। ठीक है। ड्यूटी के घंटे जो माने जाते हैं रनिंग स्टाफ के साइन ऑन से साइन ऑफ तक, ये ड्यूटी आवर्स माने जाएंगे। अब साइन ऑफ के मामले में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट, अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जहाँ गाड़ियां प्रारंभिक स्टेशन या लोको बदलने के लिए स्टेशन पर क्रू को इंजन क्रू के करीब जो है इंजन जो है शेड से लाए, तो उसकी ड्यूटी जो है 45 मिनट पहले शेड में साइन ऑन करेगा। कोई निर्धारित ड्यूटी है, निर्धारित कोई गाड़ी है या संभावित आने का समय है और गाड़ी को या लोको को आपको इंजन शेड से लाना है, तो 45 मिनट पहले शेड में ऑन ड्यूटी करें। जहां सेंटर है और जहां पे सेंटर जो गाड़ी लाकर खड़ी कर देंगे वहां से, जहां से शेड से, तो उस केस में 15 मिनट पहले साइन ऑन करेंगे। क्या मैंने 15 मिनट पहले। और जहां इंटरमीडिएट स्टेशन पर अगर कोई क्रू चेंज करना है तो 10 मिनट पहले। अब ये आपको 3 मिनट ध्यान रखना है। शेड से निकालना है तो 45 मिनट पहले साइन ऑन करेंगे लोगों को। अगर शेड से सेंटर लाएगा तो 15 मिनट पहले करेगा और ड्यूटी दोनों के केस में 15 मिनट के बाद करेगा। या तो शेड में आ जाए, इंजन को शेड में पहचाना हो तब, या गाड़ी जो पहुंच गई उसकी ड्यूटी समाप्त हो गई तो उसके 15 मिनट। सपोज करो 16:30 पे गाड़ी पहुंची तो 16:45 पर साइन ऑफ कर देगा। तो साइन ऑन से साइन ऑफ तक ये आपकी ड्यूटी मानी जाएगी आज के घंटे। सर 16:30 पे दूसरी क्लास है। 16:30 पे आज क्यों? पता नहीं सर, आज टाइमिंग चेंज है, 14:30 बजे की थी ये क्लास भी। तो फिर बस 1 मिनट और बता दूं, बस फिर खत्म कर। ठीक है। कोई स्पेशल आ रहा है ना पहले बताया तो मैं पहले छोड़ देता, कोई बात नहीं। और अगर इंटरमीडिएट स्टेशन से कोई लोको पायलट को लगाना है, क्रू को चढ़ाना है, तो 10 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, ओके। तो फिर तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ना। ठीक है, आपने याद दिलवा दिया तो ठीक है, करते हैं फिर आपका पूर्ण विराम। ठीक है, सभी को अब कर देते हैं एंड। अब किसका है पीरियड? क्लास में कर देना सर, बाकी है क्लास में कर देना सर बाकी। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, नमस्कार जी सर।